नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर महकार सिंह, आपका न्यूट्रिशन एडवाइज़र। दोस्तों, बात कर रहे थे हम बुक की। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? डॉक्टर रेडी स्टेंट एमडी, और इसके चैप्टर 9 के ऊपर आज हम बात करेंगे। और बहुत ख़ास चैप्टर है, क्योंकि अगर हमारी आइज़, हमारी आँखों की रोशनी ना रहे तो हम इस प्रकृति को कैसे देख सकते हैं, ठीक है? कैसे इस जीवन का आनंद ले सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि आँखों के बिना ज़िंदगी क्या है, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जो आँखों के बिना जीते हैं, ठीक है? उनसे आप पूछिए, उनकी फीलिंग को महसूस कीजिए। तो उन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए, जो भी आँखों की प्रॉब्लम है, उन आँखों की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको इस चैप्टर को पूरा ज़रूर सुनना चाहिए। आप अपनी आँखों को कैसे बचा सकते हैं, कैसे आप रोशनी को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आँखों की बीमारियों से बच सकते हैं, वो इस चैप्टर में बताया गया है डॉक्टर रेडी स्टेंट ने। चैप्टर नंबर 9, ऑक्सीडेटिव तनाव और आपकी आँखें। कोई चीज़ मैविस को गतिहीन नहीं बना सकती थी। कई सालों पहले अपने पति को खो देने के बावजूद मैविस ने जिंदगी से हार नहीं मानी, बल्कि इस हादसे के बाद वे और अधिक मजबूत तथा स्वतंत्र हो गई थी। वे बेझिझक खुद ही सफ़र करना पसंद करती थी। मैविस जानती थी कि जीना क्या है। नहीं, मैविस इहरेसमैन को कोई चीज़ नहीं रोक सकती थी, सिवाय दृष्टिहीनता के बढ़ते शाह डर के। मैविस को यूं तो रात में आकाश चीर कर देखती चमकती बिजली निहारना अच्छा लगता था, और वे विस्तृत प्रेरिज के कृत्रिम अंतहीन प्राकृतिक दृश्यों के सूक्ष्म अंतर को भी पकड़ सकती थी। लेकिन 1983 में उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें देखने में परेशानी होने लगी थी। जब उनकी दृष्टि बेहतर नहीं हुई तो उन्होंने नेत्र विशेषज्ञ के पास जाने का निश्चय किया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें मैकुलर अक्षति, मस्कुलर डिजनरेशन हो गई है। घर लौटते समय उन्हें हर चीज़ धीमी गति से घूमती नजर आ रही थी। हालांकि मैविस इस विशेष समस्या से परिचित नहीं थी, फिर भी उन्हें लगा कि समय तेजी से कम हो रहा है और उन्हें अपनी बची हुई दृष्टि का उपयोग कर लेना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में तेजी से सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। यदि कहीं इस बीमारी का निदान था तो मैविस उसे खोज निकालना चाहती थी, लेकिन उन्होंने जो भी पढ़ा वह अच्छा नहीं था। पुस्तकों का कहना था कि डॉक्टर उनकी दृष्टि को कम होते देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, और वास्तव में हो भी यही रहा था। अगले 14 सालों तक मैविस की दृष्टि कम होना जारी रहा। सबसे पहले उन्हें रात की ड्राइविंग छोड़ना पड़ी। फिर उन्हें लगा कि सर्दियों में भी कार चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि सड़क पर भूरा आसमान कोहरे के रूप में दिखाई देता था। वैसे भी साउथ डेकोटा में सर्दियां लंबे समय तक रहती थी। उनकी पुरानी सेवी कार पार्किंग में ही खड़ी रहती थी, लेकिन ऐसे ही धैर्य और दृढ़ संकल्प से मैविस लगातार तूफानों से जूझती रही और अपनी समस्या का हल ढूंढती रही। 1997 के अप्रैल माह के एक दिन मैविस ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने सही समय फ़ोन लगाया था। साउथ डेकोटा की इस महिला के साथ मैकुलर डिजनरेशन के बारे में पूरी बातचीत के बाद मैंने उन्हें अतिरिक्त पोषक तत्वों की निश्चित खुराक लेने की सलाह दी। मैविस ने अंगूर के बीज के अर्क की उच्च खुराक के साथ शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल टैबलेट लेना शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में मैविस की आंखों की दृष्टि में सुधार होने लगा। उन्हें हर चीज़ साफ दिखाई देने लगी, यहाँ तक कि रात में देखने में भी कम परेशानी होने लगी। अगली बार जब वे आंखों के डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने भी पहले से बेहतर स्थिति पाई। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दिन उनकी दृष्टि वैसी ही थी जैसे 6 साल पहले 1991 में हुआ करती थी। अब उनकी पुरानी कार पार्किंग में खड़ी नहीं रहती थी। मैविस को कई जगह जाना था और कई चीज़ें देखना थी। रात के समय और सर्दियों में कार चलाना अब भी चिंता की बात थी, लेकिन लगातार कम हो रही दृष्टि की समस्या अब नहीं थी। उस उत्साही महिला, जो यह जानती थी कि जैसे जिया जाता है, ने फिर से रात में आकाश और विस्तृत फैले पेरिज को निहारना शुरू कर दिया। वे ऐसा तब तक करती रही जब तक 2001 में ईश्वर ने उन्हें अपने पास नहीं बुला लिया। आंखों की समस्या। आंखों में अक्षयकारी परिवर्तनों के कारण के रूप में ऑक्सीडेटिव तनाव की भूमिका ने एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी पैदा कर दी है। इसी कारण अधिक उम्र में होने वाली आंखों की बीमारियों को रोकने और इलाज में भी इनका इस्तेमाल होने लगा है। इन दिनों अलग अलग केंद्रों पर कम से कम 6 बड़े चिकित्सीय प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनमें निम्न बीमारियों पर अतिरिक्त पोषक तत्वों के सावधानीपूर्वक उपयोग का अध्ययन किया जा रहा है। मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। 60 साल से अधिक उम्र के मरीजों के लिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक सामान्य बात है।
अमेरिका के स्वास्थ्य तंत्र पर इसका आर्थिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। अमेरिका में नेत्र विशेषज्ञ हर साल मोतियाबिंद के 13 लाख ऑपरेशन करते हैं, जिनका अनुमानित खर्च $3.5 अरब से अधिक होता है। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका लोगों में यदि मोतियाबिंद 10 साल देरी से हो तो उसके ऑपरेशन की ज़रूरत आधी रह जाए। आंखों का लेंस प्रकाश को एकत्रित कर रेटिना पर केंद्रित करता है। इसका काम सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए इसका जीवन भर साफ या पारदर्शी बना रहना बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, लेंस के विभिन्न हिस्से टूटने लगते हैं और यह धुंधला पड़ने लगता है। इस प्रकार आयु संबंधी मोतियाबिंद विकसित होने लगता है। चिकित्सा शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि उम्र के शुरुआती दौर से ही आंखों को एंटीऑक्सीडेंट पोषकों की पूर्ति पर्याप्त होती रहे तो लेंस सुरक्षित बना रहता है। इससे मोतियाबिंद का निर्माण भी नहीं होता। आधारभूत शोध अध्ययन इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि इस बार भी समस्या की मुख्य जड़ स्वतंत्र तत्व यानी कि फ्री रेडिकल ही है। यह तत्व सूर्य की पराबैंगनी किरणों के जरिए उत्पन्न होते हैं और नुकसान पहुंचाकर मोतियाबिंद का कारण बनते हैं। शरीर द्वारा बनाए जाने वाले प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन, परऑक्सीडेज, कैटोलेज तथा सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज आंख का प्राथमिक सुरक्षा तंत्र बनाते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने यह महसूस किया है कि यह प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा तंत्र आंखों की पूर्ण सुरक्षा करने में पर्याप्त नहीं होता है। हालांकि अनेक चिकित्सीय प्रयोगों से पता चलता है कि सहायक एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की खुराक बढ़ाने पर लेंस का ऑक्सीडेटिव अक्षय नहीं होता है। दरअसल लेंस के चारों ओर पाए जाने वाले द्रव में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्वयं लेंस की सुरक्षा करने के लिए काफ़ी नहीं होते हैं। इसलिए इस दर में अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम होने पर मोतियाबिंद बहुत तेजी से बढ़ता है। इस दर में पाया जाने वाला मुख्य एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी होता है। यह पानी में घुलनशील होता है और लेंस के चारों ओर अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस दर में पाए जाने वाले अन्य एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई, अल्फा लिपिक एसिड तथा बीटा कैरोटीन है। इनके अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन सी, विटामिन ई व बीटा कैरोटीन के स्तर और मोतियाबिंद विकसित होने के खतरे के बीच संबंध होता है। फिनलैंड में हुए एक अध्ययन से पता चला था कि जिन व्यक्तियों में विटामिन ई और बीटा कैरोटीन का स्तर कम था उनमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जरूरत 4 से 5 गुना बढ़ गई थी। इसी प्रकार एक अन्य अध्ययन के मुताबिक जिन व्यक्तियों ने अतिरिक्त विटामिन तत्वों का सेवन किया था उनमें मोतियाबिंद विकसित होने का खतरा 50% तक घट गया था। कुछ अच्छे चिकित्सा प्रमाण बताते हैं कि युवा लेंसों की प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा उम्र बढ़ने के साथ घटती जाती है। अनेक अलग अलग चिकित्सा अध्ययन इस बात का प्रमाण देते हैं कि जब लोग विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट तत्वों का इस्तेमाल करते हैं तो बढ़ती हुई उम्र में इनकी आंख सुरक्षित रहती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि आंख के चारों ओर उपस्थित एक्विस द्रव में विटामिन सी की मात्रा जितनी अधिक होगी, मोतियाबिंद विकसित होने के विरुद्ध उतनी ही अधिक सुरक्षा मिलेगी। अपने सिनर्जी वाले प्रभाव की बदौलत अल्फा लिपिक एसिड इन सभी एंटीऑक्सीडेंट को आंखों के लेंस की सुरक्षा में लगा देता है। हालिया चिकित्सा अध्ययनों से यह भी पता चला है कि अल्फा लिपोइक एसिड और विटामिन सी दोनों में कोशिका के भीतर उपस्थित ग्लूटाथियोन के पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, जिससे इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ सालों में सभी डॉक्टर मोतियाबिंद से बचाव के लिए एंटीऑक्सीडेंट लेने की सलाह देने लगेंगे। जैसे जैसे चिकित्सीय प्रयोगों के नतीजे सामने आएंगे, हम विशेष एंटीऑक्सीडेंट तथा इनके सेवन के स्तर के बारे में और अधिक जान पाएंगे। लेकिन मेरा विश्वास है कि अभी भी इस बारे में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं जिनसे मरीजों को अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित कर मोतियाबिंद की आशंकाओं को कम किया जा सकता है। मस्कुलर डिजनरेशन। अमेरिका में 60 से अधिक उम्र के लोगों में नेत्रहीनता का मुख्य कारण आयु संबंधी मस्कुलर एज रिलेटेड मस्कुलर डिजनरेशन है। जो लोग इस बीमारी से परिचित नहीं हैं उनके लिए यह बताना उचित होगा कि यह रेटिना के महत्वपूर्ण हिस्से मैकुला की अक्षति से यानी मैकुला की टूट फूट से संबंधित है। यह रेटिना का वह भाग होता है जहां पर प्रकाश संवेदी कोशिकाओं अत्यधिक संख्या में होती है और यही हिस्सा केंद्रीय दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है। जब इस क्षेत्र में खराबी आने लगती है तो हमारी दृष्टि का यह महत्वपूर्ण क्षेत्र घटने लगता है। यदि मैकुलर अक्षय से पीड़ित व्यक्ति आपकी ओर देखता है तो वह आपका चेहरा नहीं देख पाता है, लेकिन उसे आपके चारों ओर वस्तुएं साफ दिखाई देती है। अन्य शब्दों में उसकी आसपास की दृष्टि सामान्य बनी रहती है।
मैकुलर अक्षय दो प्रकार का होता है, गीला और सूखा। 90% मामलों में मैकुलर अक्षय सूखा होता है, जिसमें केंद्रीय दृष्टि धीरे धीरे कम होती है। इनमें से करीब 10% मामलों में यह विकसित होकर गीले मैकुलर अक्षय में बदल जाता है। वर्तमान में सूखे मैकुलर अक्षय के लिए कोई प्रमाणित उपचार उपलब्ध नहीं है। गीली अवस्था के कारण केंद्रीय दृष्टि तेजी से घटती है, इससे नई नलिकाएं बनती है और नलिकाओं से स्राव होने लगता है। मैकुलर अक्षय की गीली अवस्था का इलाज प्रभावी लेजर फोटो कोएगुलेशंस के जरिए किया जा सकता है। यह उपचार नई नलिकाओं के उत्पादन को धीमा करने की कोशिश करता है, जिसके कारण रेटिना में सूजन, एडिमा और इसमें स्राव या रक्तस्राव होने लगता है। हालांकि फिर भी नेत्रहीनता अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ती है। प्रिवेंट ब्लाइंडनेस अमेरिका के अनुमान के मुताबिक लगभग 1.4 करोड़ अमेरिकियों में आयु संबंधी मैकुलर अक्षय के प्रमाण मिले हैं। बीवर डैम आई स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 75 साल से अधिक उम्र के 30% लोगों में आयु संबंधी मैकुलर अक्षय की बीमारी है और शेष 23% लोगों में अगले 5 सालों में आयु संबंधी मैकुलर अक्षय विकसित हो जाएगा। रेटिना में चोट की प्रक्रिया। हाल के वर्षों में कई शोधकर्ताओं ने आयु संबंधी मैकुलर अक्षय के वास्तविक कारणों के बारे में रोचक तथ्य पेश किए हैं। इन सिद्धांतों से पता चलता है कि आंख में प्रवेश कर रेटिना के मैकुला पर केंद्रित होने वाले प्रकाश के कारण प्रकाश संवेदी कोशिकाओं के बाहरी क्षेत्र में स्वतंत्र तत्वों का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है। यदि इन स्वतंत्र तत्वों को उदासीन करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट उपलब्ध नहीं होते हैं तो स्वतंत्र तत्व फोटो रिसेप्टर्स को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इस प्रकार के ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण फोटो रिसेप्टर और रेटिना के बाहरी भाग में उपस्थित पॉली अनसैचुरेटेड वसा की अधिक मात्रा में खराबी आने लगती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में होने वाली ऑक्सीकरण अक्षति के समान ही ऑक्सीकृत व अक्षतिगत पॉली अनसैचुरेटेड वसा के कारण लिपोफ्सिन लिपिड प्रोटीन उत्पादों का समूह रेटिना की पिगमेंट एपिथेलियम के अंदर एकत्रित होने लगता है। लिपोफ्सिन रेटिना को अपेक्षाकृत अधिक ऑक्सीडेटिव नुकसान पहुंचाना है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस अक्षति का मुख्य कारण संवेदनशील फोटोरिसेप्टर की टूट फूट और इसका खराब होना है। ये विषैले तत्व पिगमेंट एपिथेलियम कोशिकाओं के अंदर एकत्रित हो सकते हैं और एपिथेलियम के नीचे उभार के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें ड्रेसन कहते हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ के लिए यह ड्रेसन ही मरीज में आयु संबंधी मैकुलर अक्षय विकसित होने का पहला संकेत होता है। चूंकि ये ड्रेसन पिगमेंट कोशिका और उन्हें होने वाली रक्त आपूर्ति के बीच एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए ये पोषक तत्वों के आदान प्रदान में बाधा उत्पन्न करते हैं। परिणाम स्वरूप प्रकाश संवेदी कोशिकाएं काम नहीं कर पाती, इस कारण अंधेपन का एक क्षेत्र बन जाता है। ड्रेसन के विकास के कारण आंख के फोटोरिसेप्टर को रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे उस क्षेत्र में अंधापन आ जाता है। रेटिना में स्वतंत्र तत्वों का निर्माण, फ्री रेडिकल का निर्माण। जैसा कि मैं बता चुका हूं, जब रेटिना के पिगमेंट और फोटोरिसेप्टर प्रकाश को अवशोषित करते हैं तो इस प्रक्रिया में स्वतंत्र तत्वों का निर्माण होता है। विशेष रूप से अधिक ऊर्जा वाला पैराबैंगनी प्रकाश और नीले रंग का दृश्य प्रकाश रेटिना में दुश्मन स्वतंत्र तत्वों का निर्माण करने में सक्षम होता है। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मरीज लंबे समय तक अधिक ऊर्जा वाले प्रकाश के संपर्क में रहते हैं, उनमें आयु संबंधी मैकुलर अक्षय होने का खतरा अपेक्षाकृत अधिक रहता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उच्च ऊर्जा वाली प्रकाश किरणों से उत्पन्न स्वतंत्र तत्वों से सुरक्षा करने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र भी कमजोर पड़ता जाता है। जाहिर है, इससे एंटीऑक्सीडेंट और स्वतंत्र तत्वों से मतलब फ्री रेडिकल्स के बीच का संतुलन गड़बड़ा जाता है। इससे आंख के रेटिना में नुकसान ज़्यादा बढ़ जाता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि मैकुलर अक्षय से पीड़ित लोगों में सामान्य लोगों की तुलना में जिंक, सेलेनियम, विटामिन सी, कैरोटीनॉइड्स तथा विटामिन ई की मात्रा कम पाई जाती है। चिकित्सीय प्रयोगों के जरिए इस बात का परीक्षण किया गया था कि क्या अतिरिक्त पोषक तत्वों की खुराक देने से आयु संबंधी मैकुलर अक्षय को कम या अधिक किया जा सकता है। इसके परिणामों को नीचे संक्षेप में बताया गया है। जैसे कैरोटीनॉइड्स, रे अपनी गाजर खाओ, ये तुम्हारी आंखों के लिए अच्छी है। आज भी मैं अपनी माँ के आग्रह को सुन सकता हूँ। वे मुझसे विनती करती थी कि मैं बाहर खेलने जाने से पहले अपनी क्रीम वाली गाजर जरूर खा लूँ। क्या आपके माता पिता ने भी कभी आपसे गाजर खाने के लिए कहा? डॉक्टरों का मानना है कि गाजर में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन अच्छी दृष्टि और रात में देखने के लिए अच्छा होता है। यह एक हद तक सही है, लेकिन बीटा कैरोटीन शरीर में पाए जाने वाले 1 दर्जन महत्वपूर्ण कैरोटीनॉइड्स में से सिर्फ एक कैरोटीन है। वास्तव में भोजन में मक्का,
हरी पत्तेदार सब्जियां तथा अन्य हरी सब्जियां खाना भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें उच्च मात्रा के कैरोटीनॉइड्स, ल्यूटिन, जेक्साहेंथीन पाए जाते हैं। चूंकि ल्यूटिन और जेक्साहेंथीन का रंग पीला होता है, इसलिए ये दृश्य प्रकाश के नीले भाग को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। नीला प्रकाश उच्च ऊर्जा वाला ऐसा प्रकाश होता है जो आंख की रेटिना और लेंस को नुकसान पहुंचा सकता है। जब ये दोनों तत्व लेंस और मैकुला में मौजूद रहते हैं तो हमारी आंखें नीले रंग का प्रकाश अवशोषित कर ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर देती है। दरअसल ये आंतरिक धूप के चश्मों की तरह काम करते हैं। ये अधिक ऊर्जा के हानिकारक प्रकाश को बाहर रोककर फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न स्वतंत्र तत्वों के उत्पादन को घटा देते हैं। ये पोषक तत्व बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और आंख के किसी भी हिस्से के जगह पाए जाने वाले स्वतंत्र तत्वों फ्री रेडिकल को उदासीन करने में सक्षम होते हैं। अध्ययन बताते हैं कि ल्यूटिन आंखों की सुरक्षा में मदद करता है। जिन मरीजों ने ल्यूटिन और जेक्साहेंथीन को अतिरिक्त पोषक तत्वों के रूप में लिया, उनके रक्त में न सिर्फ इन तत्वों का स्तर बढ़ा, बल्कि आंख के भीतर भी इनके स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इन अध्ययनों में रेटिना को क्षतिग्रस्त होने से बचाने वाला मैकुलर पिगमेंट भी 20 से 40% तक बढ़ गया था, जबकि मैकुलर फोटो रिसेप्टर तथा मैकुलर पिगमेंट को भेजा जाने वाला नीला प्रकाश 40% तक घट गया था। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 9 नवंबर 1994 के अंक में बताया गया है कि ल्यूटिन और जेक्साहेंथीन नामक दो पीले पोषकों की अधिक मात्रा लेने वाले मरीजों में सामान्य लोगों की अपेक्षा आयु संबंधी मैकुलर अक्षय विकसित होने का खतरा 43% तक घट गया था। आश्चर्यजनक रूप से अधिक मात्रा में बीटा कैरोटीन लेने वाले मरीजों में इस प्रकार के लाभ देखने को नहीं मिले। सिर्फ ल्यूटिन और जेक्साहेंथीन दो ऐसे कैरोटीनॉइड्स हैं जो विशेष रूप से आंख की मैकुला में एकत्रित होते हैं। हालांकि क्रीम वाली गाजर में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन भी हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन यह आयु संबंधी मैकुलर अक्षय को कम नहीं करता है। इसलिए माँ जो कहती थी उसका वास्तविक अर्थ था गाजर खाओ कैरोटीनॉइड्स के रूप में। जी, विटामिन सी। जिन लोगों में विटामिन सी का स्तर कम होता है उनमें आयु संबंधी मैकुलर अक्षय की आशंका बढ़ जाती है। आंख के भीतर पाए जाने वाले दर एक्वेस ह्यूमस में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह रेटिना के लिए एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट होता है। अध्ययन बताते हैं विटामिन सी के अतिरिक्त तत्वों के सेवन से आयु संबंधी मैकुलर अक्षय को कम किया जा सकता है। इस विटामिन में विटामिन ई और कोशिका के भीतर बनने वाले शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट ल्यूटेथियोन के पुनर्निर्माण की क्षमता भी होती है। विटामिन ई मैकुलर अक्षय के मरीजों में आंख के मैकुला क्षेत्र में विटामिन ई कम मात्रा में पाया जाता है। इसी क्षेत्र में उच्च ऊर्जा वाला प्रकाश अत्यधिक मात्रा में स्वतंत्र तत्वों का निर्माण कर फोटो रिसेप्टर को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि विटामिन ई आंख के भीतर मौजूद मुख्य एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक अहम किरदार निभाता है। जब कोई मरीज विटामिन ई को अतिरिक्त पोषक तत्व के रूप में लेता है तो वह मैकुलर अक्षय के विकसित होने से सुरक्षा पा सकता है। कोएंजाइम Q10। अध्याय 7 में कार्डियोमायोपैथी पर चर्चा करते समय हमने बताया था कोएंजाइम Q10 के बारे में। कोएंजाइम Q10 वसा में घुलनशील एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह पोषक तत्व पूरे शरीर में वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। आंख के रेटिना का एक बड़ा हिस्सा जो वसा का बना होता है भी इसका अपवाद नहीं है। मैकुलर अक्षय के मरीजों में कोएंजाइम Q10 की मात्रा कम पाई जाती है। जिन मरीजों में कोएंजाइम Q10 की सामान्य मात्रा पाई जाती है उनमें अत्यधिक स्वतंत्र तत्वों के कारण हुए ऑक्सीडेटिव अक्षय के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। उम्र आधारित मैकुलर अक्षय संबंधी अध्ययन में कोएंजाइम Q10 नया पदार्थ है और इसके प्रभाव उत्साहजनक है। ग्लूटेथियोन शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला एक मुख्य शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। आंख में लेंस के साथ साथ रेटिना की फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं और पिगमेंट के लिए भी यह महत्वपूर्ण तत्व है। अध्ययन बताते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में ग्लूटेथियोन का स्तर कम हो जाता है। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि आंखों में बीमारी बढ़ाने और उम्र बढ़ने में कोई संबंध जरूर है। ऐसे कई अध्ययन किए गए हैं जिसमें आंख के लेंस और रेटिना में इस महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट का स्तर बढ़ाने की कोशिश की गई। शोधकर्ता इस बात को भली भांति जानते हैं कि हम मुंह द्वारा ग्लूटेथियोन बहुत कम मात्रा में ले पाते हैं, इसलिए इस विधि द्वारा कोशिका में ग्लूटेथियोन का स्तर बढ़ाना लगभग असंभव होता है। इस कारण शरीर में कोशिकीय ग्लूटेथियोन का स्तर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है शरीर को ग्लूटेथियोन के निर्माण के लिए आवश्यक अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाएं। याद रखें, ग्लूटेथियोन
पर ऑक्सीडेज प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्रों में से एक है, जिसका निर्माण शरीर खुद बनाता है, खुद करता है। स्वयं का सबसे प्रभावी प्राकृतिक रक्षा तंत्र बनाने में शरीर को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है उनमें है सेलेनियम, विटामिन B6, एंसिटाइल, एल्सिस्टीन तथा नियोसिन शामिल हैं। जैसे जैसे आप कोशिकीय पोषण के बारे में अधिक जानेंगे वैसे वैसे आपको इन पोषक तत्वों को कोशिकाओं को उपलब्ध कराने का महत्व पता चलेगा। इस स्थिति में अल्फा लिपोइक एसिड तथा विटामिन C भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन दोनों में ग्लूटाथियोन का पुनर्निर्माण करने की एक क्षमता होती है। चूंकि कोशिका के भीतर ग्लूटाथियोन के स्तर को बढ़ाना मुश्किल होता है, इसलिए अतिरिक्त पोषक तत्वों में से पोषक तत्व भी शामिल होना चाहिए ताकि ग्लूटाथियोन का इस्तेमाल बार बार किया जा सके। शोधकर्ताओं के मुताबिक जब फोटो रिसेप्टर तथा रेटिना की पिगमेंट कोशिकाओं में एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं, तब ये कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बेहतर तरीके से सुरक्षा देने में सक्षम होते हैं। और जब ग्लूटाथियोन का स्तर अधिक होता है तब आंख का लेंस भी ऑक्सीडेटिव अक्षय के प्रति बेहतर तरीके से सुरक्षित रहता है। जिंक और सेलेनियम महत्वपूर्ण खनिज तत्व है जो एंटीऑक्सीडेंट तंत्र के लिए जरूरी होते हैं। जिंक हमारे एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र के काम करते रहने के लिए महत्वपूर्ण होता है, जबकि सेलेनियम ग्लूटाथियोन ऑक्सीडेज तंत्र के लिए आवश्यक होता है। ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र आंख में बनने वाले स्वतंत्र तत्वों के विरुद्ध लड़ाई के लिए आवश्यक होते हैं। यदि ये दोनों खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो तो दोनों ही रक्षा तंत्र ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं। अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि इन खनिजों, खासतौर से जिंक का सेवन करने पर अधिक आयु में मैकुलर अक्षय का ठीक किया जाना हो सकता है। फाय की कहानी। लंबे समय से मेरी मरीज रही फाय एक दिन अपने पति के साथ चेकअप के लिए मेरे पास आई। इस दौरान फाय ने बताया कि हाल ही में उसे मैकुलर अक्षय हो गया है। अपने परिवार से मिलने के लिए टेक्सास जाते समय फाय ने महसूस किया कि वह कुछ भी साफ नहीं देख पा रही थी। वह बार बार अपने चश्मे को साफ करती रही पर उसने सही तरीके से आगे की स्थिति नहीं देख पाई। वह अच्छी तरह नहीं देख सकती थी। उसने उसी समय निश्चय किया कि उसे उसके चश्मे का नंबर बदलवाना पड़ेगा। जब वह घर लौटी तो तुरंत ही आंखों के डॉक्टर के पास गई, लेकिन चश्मे के नंबर में कोई गड़बड़ी नहीं थी। फाय की आंखों की रोशनी लगातार खराब हो रही थी। जब वह चर्च गई तो वह प्रार्थना सभा के लोगों के चेहरे भी नहीं पहचान सकती थी। चिंतित फाय ने रेटिना संबंधी बीमारियों के विशेषज्ञ से मिलने का फैसला किया। उन्होंने फाय का परीक्षण कर बताया कि उसे मैकुलर अक्षय है। इस समय तक फाय की बाईं आंख की रोशनी भी कुछ कुछ खो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसे गीला मैकुलर अक्षय है। उसे इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे लेजर की आवश्यकता भी पड़े। मैंने फाय को मैकुलर अक्षय के मरीजों पर किए गए अपने शोध के बारे में बताया कि किस तरह अतिरिक्त पोषक तत्व लेकर इस मरीजों की दृष्टि में सुधार हुआ था। स्वाभाविक है फाय भी इन्हें अपनाना चाहती थी। इस प्रकार मैंने उसे ये तत्व देने शुरू किए जिसका वर्णन अध्याय 17 में किया गया है। 2 महीने के भीतर ही फाय ने मुझे बताया कि उसकी आंखों की रोशनी में उल्लेखनीय सुधार था और यह सामान्य होने के नज़दीक थी। अब वह प्रार्थना सभा में हर चेहरे को देख सकती थी। यह घटना 5 साल पहले की है और फाय अभी भी अतिरिक्त पोषक तत्वों का सेवन करती है। उसकी दृष्टि अब सामान्य हो गई है। फाय अभी भी कुछ महीनों के अंतराल से नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाती है, लेकिन अब उसे लेजर सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। उसके डॉक्टर कहते हैं कि उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। आपकी आंखों की मोतियाबिंद से सुरक्षा और उम्र आधारित मैकुलर अक्षय। मैंने आपके साथ बहुत सारी तकनीकी जानकारियां बांटी हैं, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि आपके सामने अनेक चिकित्सा प्रमाण हो और आप अतिरिक्त पोषक तत्वों के सेवन तथा नेत्र बीमारियों से बचाव के बारे में सही निर्णय ले पाए। यह सलाह उन लोगों पर भी लागू होती है जिन्हें मोतियाबिंद या मैकुलर अक्षय है और जो इस प्रक्रिया को कम करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन मैं एक बात पहले ही कह दूं कि आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि मैंने यह सभी प्रयोग किस प्रकार किए। अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैं मैकुलर अक्षय के अपने मरीजों के प्रति बहुत ही गंभीर रहता था, क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण हुई अक्षय को वापस ठीक किया जा सकता है या नहीं। मैं 1 दर्जन से अधिक ऐसे मरीजों के लगातार संपर्क में रहा जिनके नेत्र रोग विशेषज्ञों ने भी मेरी सलाह के बाद उनमें दृष्टि सुधार की बात मानी थी। सबसे पहली बात तो यह है कि सूर्य की उच्च ऊर्जा वाली हानिकारक किरणों से आंख की रक्षा करना हम सब के लिए मुश्किल काम है। ये किरणें ही आंखों में ऑक्सीडेटिव तनाव का मुख्य कारण होती है। एक स्वस्थ
वयस्क व्यक्ति में रेटिना की रक्षा करने वाले कॉर्निया और लेंस पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन कॉर्निया तथा लेंस द्वारा उच्च ऊर्जा वाले नीले दृश्य प्रकाश को नहीं रोकते हैं और न ही अवशोषित करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे लेंस अधिक पैराबैंगनी प्रकाश को गुजरने देता है, जिससे रेटिना सुरक्षित नहीं रह पाता है। जब आंखों की सुरक्षा की बात आती है तो इसका मुख्य दुश्मन सूर्य का प्रकाश होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हर शरीर की आवश्यकता अनुसार ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करे। पैराबैंगनी किरणों और नीले दृश्य प्रकाश को रोकने वाले अच्छी गुणवत्ता के धूप के चश्मे खरीदना एक बेहतर निवेश है। इसका मतलब यह है कि आपको कई स्वतंत्र तत्वों को उदासीन नहीं करना पड़ेगा। आंख के बारे में किए गए चिकित्सीय अध्ययनों से पता चलता है कि जब एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है तो सब कुछ बिखर जाता है और ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न होता है। हम सभी को अपनी आंख और चेहरे को सूर्य के सीधे संपर्क से बचाने के लिए सचेत रहना चाहिए। जो लोग बाहर काम करते हैं या खेलों से जुड़े हुए हैं या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जिससे उन्हें तेज सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहना पड़ता है, उन्हें बाहर रहते समय हमेशा आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे पहनना चाहिए। इस समीकरण का दूसरा हिस्सा शरीर के प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र को बनाने के बारे में है। कई अध्ययनों से पता चला है कि अतिरिक्त पोषक तत्वों का सेवन कर हम ऐसा कर सकते हैं। एक विशेष प्रयोग के तहत मैकुलर अक्षय के 192 मरीज 192 पेशेंट्स को एंटीऑक्सीडेंट दिए गए, जबकि 61 मरीजों को कुछ भी नहीं दिया गया। 6 महीने बाद अतिरिक्त पोषक तत्व लेने वाले 87.5% मरीजों में दृष्टि पहले जैसी हो गई थी या अध्ययन की शुरुआत से बेहतर हो गई थी, जबकि पोषक तत्व न लेने वाले सिर्फ 59% मरीजों की दृष्टि में ही सुधार हुआ था। मैं एक बार फिर बता दूं, इसके लिए खाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट के बारे में अध्याय 17 में बताया गया है। 2 साल पहले एक रेस्तरां की पार्किंग में शहर के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने मुझे रोककर पूछा, ये पोषक तत्व क्या है जो आप मैकुलर अक्षय के अपने मरीजों को देते हैं? उन्होंने कहा कि आज सुबह ही मैंने अपनी क्लिनिक में एक महिला को देखा जिसकी दृष्टि 100 से 20-40 तक सुधर गई थी। मैंने मैकुलर अक्षय के किसी भी मरीज में ऐसा सुधार पहले कभी नहीं देखा था। मैंने इस अध्याय में बताए गए विचार उन्हें समझाए। नेत्र रोग विशेषज्ञ ने अपनी कार का दरवाजा खोलकर धूप का चश्मा उठाया और मुस्कुराकर कहा, मैकुलर अक्षय के सभी मरीजों की मदद कर सकते हैं, लेकिन मोतियाबिंद के मरीजों की मदद न करें। ऐसे मरीजों की मदद के लिए हमें ऑपरेशन करना ही पड़ता है। मैं जानता था कि वे मजाक कर रहे थे और मैंने अतिरिक्त पोषक तत्वों के प्रति उनकी रुचि की सराहना की। इस बारे में थोड़ा सा संदेह जरूर है कि मोतियाबिंद और मैकुलर अक्षय का मुख्य कारण ऑक्सीडेटिव तनाव होता है। फिर भी मेरा विश्वास है कि अतिरिक्त पोषक तत्वों के सेवन से फायदा अवश्य होता है। वैसे ही मैकुलर अक्षय के लिए कोई अन्य प्रभावी इलाज उपलब्ध नहीं है और कई मरीज मोतियाबिंद के ऑपरेशन से भी बचते हैं। क्या यह बेहतर परिणाम पाने का सरल तरीका हो सकता है? ये आपको लिखना है। धन्यवाद दोस्तों। आंखों के बारे में काफ़ी कुछ इस चैप्टर के अंदर बताया गया था। अब हम अगले चैप्टर पे चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, स्व प्रतिरोधी बीमारियां, जो आपका शरीर ही आपके खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है, आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, आपका शरीर ही आपका दुश्मन बन जाता है। ऐसी बीमारियों के बारे में बात करेंगे अगले चैप्टर पे। धन्यवाद।